आज की क्लास में ये रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन और कार्डिनलिटी पर थोड़ी बात की थी। आज थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। देखो अब यहाँ पर बात करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल और लिए थे, लेकिन अब रिलेशन के फॉर्म में हम कुछ और ले रहे हैं। देखो कैसे। अब इसको लिखने का पैटर्न और बाकी चीजें बदल रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे है देखो जरा, कि अगर मेरे पास कोई सेट A इज इक्वल टू n है, यानी कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यहां पर हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है। और तब मैंने कहा कि टू एलिमेंट्स या लेट A, B belongs to natural number and A related to B such that A divides B। इसको पढ़ते हैं A divides B, यानी A B को डिवाइड करता है ना। A पहले लिखा जाता है, बट ये अपॉन वाली लाइन नहीं है, वर्टिकल लाइन है। ये सिंबल होता है A divides B का। अब समझना, हम आपको मैंने भी आपसे बोला था कि अब हम आपको इस तरीके से सेट के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। कौन सा सेट? R के बारे में। तो जब आपको कोई सेट देंगे और सेट के दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन बताएंगे कि A B से किस तरह रिलेट हो रहा है। A रिलेटेड टू B इफ A डिवाइड्स B। तो अगर आप मेरी बात समझ पाए तो आपको क्या देना था? दरअसल एक रिलेशन का नाम बताना था, एक रिलेशन के बारे में बोलना था। तो उसमें हमें क्या चाहिए था? एक A चाहिए था, उसका मुझे A क्रॉस A बनाना था, और R उसी A क्रॉस A का सबसेट होना चाहिए था। तो यहां इसके हिसाब से जो R एक सेट बनेगा वो R n क्रॉस n का एक सबसेट होगा। तो उसमें हम कुछ एलिमेंट n क्रॉस n के डालेंगे पेयर फॉर्म में, और फिर बताएंगे कि वो जो R हमने n क्रॉस n का सबसेट लिया है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अब देखते हैं यहां से क्या हो रहा है। तो अब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो इस पूरी मैथमेटिकल लैंग्वेज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अथवा और करके हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि A इज इक्वल टू n है, A क्रॉस A आपका बना होगा n क्रॉस n। एक बार और अच्छे समझा देते हैं। एंड जो आपने R डिफाइन किया है वो दरअसल उन सभी पेयर्स का कलेक्शन है। कहां से? A क्रॉस A से, या n क्रॉस n से हो गया। A क्रॉस A है ना, n क्रॉस n से, सच दैट A डिवाइड कर रहा है B से। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि A रिलेटेड टू B, A रिलेटेड टू B कब होता है? जब A B के साथ पेयर बनाता है। तो ये सिंबल ये बता रहा है A B से रिलेट है तब होगा अगर A B को डिवाइड करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ऊपर वाली लैंग्वेज से आप इसको बना सकते थे, और कल तक मैंने इसको लेकर आपको सेट बताया था कि ये सेट रिफ्लेक्सिव या आइडेंटिटी या कैसा बनेगा। तो अब हम पूरा ये सेट नहीं बनाया करेंगे। ये सेट यहां से आप हमेशा बना लो। जब भी मैं A रिलेटेड टू B बोलूंगा, आप लिखना A कॉमा B बिलोंग्स टू जो भी सेट होगा A क्रॉस है वो, और उसके बाद सच दैट, इफ की जगह ये सच दैट और A डिवाइड्स B, वो कंडीशन यहां लिख देना। क्लियर है? तो अब क्या है, अब हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। आपको पता है हर एलिमेंट अपने आप को भी डिवाइड कर देता है। 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है। तो वी नो, क्या है? वी नो कि एवरी एलिमेंट या एवरी नेचुरल नंबर ले रहे हैं ना, तो एवरी नेचुरल नंबर डिवाइड इटसेल्फ। दैट इज A डिवाइड्स A होता है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि A टाइप का हर एलिमेंट इस R में बिलोंग करेगा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यस और नो? सो दिस इंप्लाइज अवर रिलेशन कौन है? R। अवर रिलेशन R, अब ऐसे लिखेंगे, इज इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया होगा। इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया होगा। अब इसमें जो आपको समझना है वो ये कि जब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना है ना, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी तो आ गए होंगे। बात समझ रहे हैं? एंड यहां पर 2 जो है वो डिवाइड 4 को करता है, 4 डिवाइड 8 को करता है, 3 डिवाइड 6 को कर सकता है। ऐसे कई सारे और तो मिल सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि दैट इज
इस 2 के साथ 4, पहले कौन लिखा गया ए, फिर जो बाद में लिखा गया वो बी, तो पेयर बना ए बी। तो 2 4 के साथ दैट इज 2 4 कॉमा, फिर यहां से क्या 4 8 है, और यहां से क्या है 3 6 एंड डॉट डॉट एटसेट्रा आर मेंबर्स किसके बनेंगे, मेंबर्स ऑफ आर बनेंगे ऑल्सो। तो क्या ये आइडेंटिटी बना? आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा नहीं आने चाहिए थे, सिर्फ ए टाइप के सभी आने चाहिए थे, हाँ या ना? तो दिस इज ओनली रिफ्लेक्सिव, नॉट आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव। सो आप कह सकते हैं सो आर इज ओनली रिफ्लेक्सिव, है ना, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। इज दैट क्लियर? अब बाबू दूसरी बात समझो, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और अगर सीखना है, थोड़ा और आगे बढ़ लें, इस स्लाइड पर एग्जाम्पल ही एक दो ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे क्या है कि हमने एक सेट लिया, सेट ऑफ लाइंस इन प्लेन आर स्क्वायर। ये बहुत खूबसूरत है, आप अगर ज्योमेट्रिकली भी चीजों को सीखना चाहते हैं तो यहां से सीख सकते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन इन आर स्क्वायर, इसको कोई बच्चा मैथमेटिकली लैंग्वेज या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता है? आपको पता है आर स्क्वायर में कोई भी लाइन बनती है तो यही होता है ना आर स्क्वायर, या तो वो लाइन ऑरिजिन से पास हो रही होगी तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स सी 0 होता है, या वो लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रही होगी तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहा होगा, जिसमें m और c बदलते रहेंगे तो लाइंस बदलती रहेंगी, हाँ या ना? तो या तो आप लैंग्वेज फॉर्म में पढ़ लो, या हम आपको ऐसे कह सकते हैं कि दैट इज कैपिटल A इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोल दो। जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पढ़नी है अगर, तो डिफरेंट डिफरेंट m और c पढ़ने पड़ेंगे बाबू। तो हम m और c को r से बिलोंग करा देते हैं। तो ये वाली मैथमेटिकल जो लैंग्वेज लिखी है वो इस बात को बोलती है कि ये दरअसल हम कलेक्ट कर रहे हैं सारी लाइंस का कलेक्शन, जिसमें m और c वेरी होता है, m ग्रेडियंट होता है ना, और c क्या होता है, लेंथ फ्रॉम द ऑरिजिन, आप जैसे भी ऊपर नीचे ले जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और चाहे अगर तो ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल A इज इक्वल टू वी आर कलेक्टिंग द L फॉर लाइन, और जहां लिख सकते हैं L इज अ लाइन इन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट? अब मैं आपको क्या करूंगा, अब मैं आपको सेट के दो एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करूंगा। रिलेशन डिफाइन का मतलब, रिलेशन डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ, आप एक पेयर डिफाइन करेंगे, कुछ पेयर वहां से लेंगे, यहां से पेयर मिलेंगे, या यहां से केवल एक कंपोनेंट मिलेगा पेयर का, एक कंपोनेंट, तो एक लाइन और दूसरी लाइन, दो लाइन यहां से उठाएंगे, है ना। तो हम कहेंगे कि L1 रिलेटेड टू L2 होगा अगर L1 इज पैरेलल टू L2। इसका मतलब समझे बाबू क्या होगा, हम यहां से उन लाइंस को उठा के पेयर बना देंगे जो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो दैट इज आप ऐसे नहीं लिख सकते, दैट इज जो आपने R बनाया है उसमें आप दरअसल N1 रिलेटेड टू L2, A रिलेटेड टू B का मतलब A, B टाइप के पेयर को कलेक्ट करना कहां गया, ये देखो। तो अगर L1 और L2 रिलेट हो रहे हैं तो L1 L2 का होगा, और साथ में इफ के साथ सच दैट जोड़ दो तो आप समझ सकते हैं यहां क्या रहा होगा कि यहां L1, L2 बिलोंग्स टू A क्रॉस A क्या है, सेट ऑफ लाइंस, जहां पर सच दैट के साथ जोड़ सकते हो कि L1 इज पैरेलल टू L2 है। पैरेलल का साइन बना दिया, ऊपर लिखा नहीं, पूरा पैरेलल टू L2 हो गया। अब आप बताइए क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है क्या? नहीं है ना, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो सकती है ना, L1 और L2 दो डिफरेंट होने के साथ भी पैरेलल तो हो सकते हैं ना। जैसे ये दोनों लाइन अगर देखें तो दिस इज L1, दिस इज L2, तो L1 इज पैरेलल टू L2 है, सो इसका मतलब क्या हुआ, एंड L1 इज नॉट इक्वल टू L2 है। तो इसका मतलब ये AA टाइप का तो नहीं बना ना, AA में तो दोनों सेम होने चाहिए थे। तो इसका मतलब दिस R इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, पहली बात है ना, आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है, उसमें सिर्फ AA टाइप के सभी जाने चाहिए थे। एक तो AA सिर्फ लगा रहा हूं और सभी लगा रहा हूं, यानी सिर्फ वही होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है। बट अगर देखा जाए तो ईच लाइन इन आर स्क्वायर इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो पढ़ा ही है आपने,
पैरेलल टू इटसेल्फ होती है। तो इसका मतलब हो गया कि L L टाइप की जितनी लाइन लाइन का पेयर जो बनेगा वो हमेशा R का मेंबर होगा। जब जब कोई लाइन आप किसी सेट कैपिटल A से लेंगे, इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। हाँ या ना बाबू? हम ज्योमेट्री में चले गए। देखो, हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ट्राइंगल ले लें, उसका एरिया कंपेयर करा लें या किसी तरीके से। तो आप बस पहले सेट डिक्लेयर करिए, फिर उस सेट के दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन करिए। वो रिलेशन डिफाइन करने का मतलब होता है उन दो एलिमेंट सेट के कि आप उस सेट के माध्यम से एक पेयर कलेक्ट करना चाहते हैं, उस पेयर को वहां से उठा के A क्रॉस A से किसी R में लाना चाहते हैं, यानी R उस A क्रॉस A का कोई सबसेट बनने वाला है। आप उसको नोमेनक्लेचर करिए। इस स्लाइड पर लिखी हुई हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप लिखिए, क्योंकि आगे चल के इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। गेटिंग? तो क्या समझ में आया? टोटली रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट स्लाइड में रिफ्लेक्सिव का क्या करेंगे, कार्डिनलिटी के बिहाफ पर डिस्कशन पढ़ लेंगे। क्या कल हमने पढ़ा था कार्डिनलिटी का कि कार्डिनलिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए? मिनिमम तो n रहनी चाहिए। अब देखिए, कार्डिनलिटी के बिहाफ पर आपको पता है कि आप चाहेंगे अगर तो नॉट लगा सकते हैं कि अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट अपने खुद के साथ एग्जैक्टली AA टाइप के n पेयर ही तो बनाएगा। दिया क्या? ये बात समझ में आई? अगर मान लीजिए किसी सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो 1 1 2 2 और 3 3 कितने पेयर बनेंगे? 2 2 और 3 3 उतने ही तो जितने सेट में एलिमेंट है। और ये सारे AA टाइप के एलिमेंट जो हैं वो आपके किस में होने चाहिए? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होने चाहिए। तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू n है एंड R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, देन कार्डिनलिटी ऑफ R या तो n है अथवा कार्डिनलिटी ऑफ R जो है वो n से ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर है? आप साथ साथ लिख सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। दूसरा नोट क्या है? कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। कन्वर्स नॉट ट्रू। कन्वर्स नॉट ट्रू का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये हुआ कि अगर R इज अ रिलेशन है ऑन कैपिटल A, जहां पर A की कार्डिनलिटी कितनी है? n है ना। अगर कोई रिलेशन डिफाइन किया है आपने किसी सेट A पर, जिस सेट पर जिसकी खुद की कार्डिनलिटी n है, एंड R की कार्डिनलिटी R मतलब रिलेशन की कार्डिनलिटी n है अथवा R की कार्डिनलिटी n से ज्यादा है, देन R जो है मे और मे नॉट रिफ्लेक्सिव बनता है कि नहीं बनता है? एक बात बताओ, n पेयर डाल देने से ये कहां कंफर्म हो गया कि उसमें सारे AA टाइप के n पेयर हैं? हो सकता है डिफरेंट टाइप के n पेयर को कलेक्ट करके आपने बनाया हो। हाँ या ना? तो आप यहां से अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साथ साथ लिखेंगे इसको क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, बट कॉपी पे जगह होनी चाहिए। अगर मान लीजिए सेट में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं और हमने R बनाया जिसमें मैंने 1,1 डाल दिया, 2,3 डाल दिया, 4 और मान लो 3,3 डाल दिया। यहां पर A की कार्डिनलिटी 3 है और यहां पर R की कार्डिनलिटी देखा जाए 3 है, जो कि कार्डिनलिटी ऑफ A के बराबर है, बट फिर भी R इज नॉट रिफ्लेक्सिव है। कार्डिनलिटी के ब्याप पर कहानी समझ में आ गई आपको? तो ये एक नोट हुआ, ये दूसरा नोट हुआ आपका। तीसरा नोट ये पक्का है कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ R इज लेस देन n है, जब n A की कार्डिनलिटी थी, तो बताइए अब क्या होगा यहाँ? अगर किसी रिलेशन में n एलिमेंट है ही नहीं, तो वो n जो पेयर बनेंगे A, A टाइप के, वो उसमें नहीं होंगे, एटलीस्ट एक कम होगा। तो इसका मतलब है कि तब हम लिख सकते हैं कि देन R कांट बी रिफ्लेक्सिव। हाँ या ना बाबू? अब इरिफ्लेक्सिव पढ़ते हैं, बहुत आसान है इरिफ्लेक्सिव, आसानी से समझ लो। एक भी AA टाइप का एलिमेंट नहीं जाना चाहिए, तब बनता है इरिफ्लेक्सिव, है ना। If no element related to itself in a relation R or with a relation R, then such a relation is called irreflexive, है ना। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अब लिखेंगे हम लोग irreflexive। irreflexive रिलेशन लिखेंगे। लिखिए जरा इसमें, if no element
inside the definition, if no element related to itself by the relation R, if no element related to itself by the relation R, capital R, then it is called irreflexive relation. Then it is called irreflexive relation. That is from the next line, that is के बाद next line से लिखेंगे, that is if any AA type elements, if any AA type element belongs to the relation R, तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, तो ये समझा रहे हैं एक भी ए टाइप का नहीं होना चाहिए. इफ एनी ए टाइप एलिमेंट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, देन आर कैन नॉट बी इररिफ्लेक्सिव. देन आर कैन नॉट बी इररिफ्लेक्सिव. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो हमने a इज इक्वल टू ABC लिया फिलहाल, और एक R1 बनाते हैं. अगर इसमें कोई AB डाल देते हैं, CC डाल देते हैं, BC डाल देते हैं, तो ये आपका इज नॉट इररिफ्लेक्सिव. हाँ या ना, इररिफ्लेक्सिव. क्यों? एज इसमें आपका C, बिलोंग करता है. साथ साथ लिख लीजिएगा R1 में, है ना. अगर R2 आपका A, B टाइप से हो, B, C टाइप का हो, C, A टाइप का हो, या आपका A, C टाइप का भी आ जाए, तो यहां पर नो AA टाइप बिलोंग्स टू दिस R2. आया ना. इसका मतलब सीधा लिख देना कि R2 इज एन इररिफ्लेक्सिव. क्लियर है बाबू? साथ साथ लिख लीजिए, इसको खत्म करिए. उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 1, जिसमें लिख रहे हैं कि लेट कैपिटल A इज इक्वल टू, जैसे सेट ऑफ लाइंस वाला लिया था ना, सेट ऑफ लाइंस इन प्लेन R स्क्वायर, वही वाला उठा लो, है ना. नाउ डिफाइन फॉलोइंग रिलेशंस. पहला, L1 related to L2 line if and only if L1 is parallel to L2. और दूसरा आपके पास है L1 related to L2 line if and only if L1 is perpendicular to L2. हाँ या ना. तो ये जब एग्जाम्पल समझ लिया है, तो मैंने आपको एक सेट दिया है A, उसका A क्रॉस A बनाया, और R1 जो है, या यहाँ पे जो R लिया है, मान लीजिए इसको नाम R1 दे देते हैं, इसको नाम R2 दे देते हैं. तो जो R1 रिलेशन है, मतलब R1 के अंदर जो पेयर है L1, L2 के, वो तब बने हैं पेयर जब L1, L2 आपस में पैरेलल हैं, और दूसरे सेट R2 के अंदर वो पेयर L1, L2 टाइप के रखे गए हैं जिनमें L1, L2 के परपेंडिकुलर है. तो अगर आपने इसे लिख लिया है तो मैं इसे हटाकर उसे एक्सप्लेन कर देता हूं. आपको भी पता है कि पहले वाले में क्या है, हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो इसमें तो ए टाइप के बिलोंग कर गए. दैट्स व्हाई द रिलेशन R1 इज नॉट इररिफ्लेक्सिव. लेकिन कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो नहीं होती है ना, परपेंडिकुलर के तो 90 डिग्री एंगल चाहिए. तो यहां पर कोई भी ए टाइप का बिलोंग नहीं करेगा R2 में. दैट्स व्हाई द R2 इज व्हाट, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा. गेटिंग? तो आप इसको लिख लो, जैसे मैंने बोला है वैसे लिख लीजिए. इसको के सॉल्यूशन में रिप्लाई कर दीजिए. यहां लिखिए, मैं बोल देता हूं क्यों लिखना बार बार. यहां इसके सॉल्यूशन में डाल दीजिएगा, R1 is not irreflexive relation because every pair of the form L, L belongs to R1. हर पेयर L, L टाइप का, क्योंकि हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, तो इसमें तो सब सारे के सारे पेयर जा रहे हैं. सो बिकॉज एवरी पेयर ऑफ द फॉर्म L, L belongs to R1, दैट्स अ रीजन बिहाइंड कि हमने R1 को इररिफ्लेक्सिव नहीं बोला. दूसरा, R2 is irreflexive because
नो पेयर ऑफ द फॉर्म L, L belongs to R2. No pair of the form L, L belongs to R2 as no line is perpendicular to itself. So under the relation R2, no element related to itself, but under the relation R1, each element of the capital A is related to itself. हाँ या ना? आ गया समझ में? अब आपको ऐसा समझ में ना आ जाए कि रिफ्लेक्सिव और इरिफ्लेक्सिव कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है उसे इरिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ऐसा नहीं है। नॉट रिफ्लेक्सिव का मतलब ये नहीं है कि इरिफ्लेक्सिव है, इसलिए उसका नाम नॉट रिफ्लेक्सिव रख देते ना अगर ऐसा होता तो। अब आप समझे, यहां पर मान लीजिए एक रिलेशन R बनाया जिसमें मान लीजिए A इज इक्वल टू 1 2 3 तीन एलिमेंट थे, हमने यहाँ 1,1 रख दिया, 2,3 रख दिया, ये दो ही एलिमेंट के साथ ले लीजिए। क्या इसमें सारे महक ए टाइप के सारे मिल गए क्या? नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। और इसमें ए टाइप का एक बिलोंग कर गया, इसलिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं जो टर्म हम पढ़ रहे हैं रिलेशन के टाइप में, जिसमें एक का नाम रिफ्लेक्सिव है और दूसरे का इरिफ्लेक्सिव है, ये टर्म्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है कि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला होगा। हो सकता है ये दोनों ही ना हो, है ना? तो एक सेट हो सकता है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव हो और नॉट रिफ्लेक्सिव हो, वो कुछ नहीं हो सकता। तो दे आर नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर। इज दैट क्लियर? तो हम एक नॉट लगाने वाले हैं यहां पर कि टर्म्स, लिखिए साथ साथ, टर्म्स रिफ्लेक्सिव एंड इरिफ्लेक्सिव, है ना, आर नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स, आर नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कंप्लीट नहीं करते, दे आर इंडिविजुअल टर्म्स हैं। सो लिखिए, टर्म्स रिफ्लेक्सिव एंड इरिफ्लेक्सिव आर नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट a relation R may be neither reflexive nor irreflexive. For example, this is not reflexive and not irreflexive. Is that clear? बाकी एक जगह ऐसी होती है जहां पर एक सेट रिफ्लेक्सिव और इरिफ्लेक्सिव दोनों हो सकता है, तब जब सेट में कोई एलिमेंट ही ना दिखाई दे तो मना भी नहीं कर सकते हो बिलोंग नहीं कर रहा, और ये भी नहीं कह सकते कि बिलोंग कर रहा है, हाँ या ना? तो एक जगह ऐसी होती है, वैक्वस डिस्कशन बोलते हैं, एम्प्टी सिचुएशन बोलते हैं, जिस जगह पर एक रिलेशन, जबकि मैंने रिलेशन को डिस्कस करते वक्त इन सारी चीजों को वैसे बाहर ही कर दिया था, क्योंकि अगर याद हो तो रिलेशन को डिस्कस करते वक्त मैंने बहुत आइडियल डिस्कशंस को रखे थे, क्योंकि मैंने नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए को लिया था, याद करिए। अगर उसी जगह एम्प्टी सेट होता तो आप समझिए इस बात को कि अगर कोई सेट एम्प्टी है तो उसका A क्रॉस A जो बनता है वो 5 क्रॉस 5 बनता है ना, जिसे लौट के 5 बोल सकते हैं। और 5 तो हर किसी का सबसेट होता है और उस रिलेशन का नाम होता है वॉइड रिलेशन। तो 5 जो है वो 5 क्रॉस 5 का सबसेट होता है, गेटिंग? और 5 जो है वो यहां पर आपके रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव दोनों तरह से काम कर सकता है। कैसे काम करेगा कि 5 को अगर आप ये कहोगे कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा ना कि ये एक एलिमेंट ए टाइप का रहा होगा जो इसमें बिलोंग नहीं करता, बट ए में तो है ही नहीं जो ऐसा कह सकूं। और अगर 5 को आप ये कहोगे कि नॉट इरिफ्लेक्सिव है, तो नॉट इरिफ्लेक्सिव कब होगा? जब कम से कम एक ए टाइप का बिलोंग करके दिखाओगे तो नॉट इरिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बट एक भी ए 5 में है ही नहीं जो हम दिखा पाएंगे कि ए टाइप का उसमें बिलोंग करता है, तो इसे बोलते हैं बैकवर्ड डिस्कशन बोलते हैं, एम्प्टी सिचुएशन बोलते हैं, जिसमें प्रूफ किया जाता है। सो देयर इज अ वन पॉसिबिलिटी इन बैकवर्ड डिस्कशन और इन एम्प्टी सिचुएशन वेयर द सेट कैन बी ऑफ द बोथ टाइप, रिफ्लेक्सिव एज वेल इरिफ्लेक्सिव, एंड दैट इज द पॉसिबिलिटी ओनली 5। तो समझ आया? मैं पूरी तो बात नहीं लिखाऊंगा, बट मैंने समझा दिया कि किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट प्रूफ किया जाता है। तो अगर मैं यहां लिखूं कि लेट A इज इक्वल टू 5 है, तो A क्रॉस A 5, देन इन दिस सिचुएशन हम लिख देते हैं एक नॉट, इन दिस सिचुएशन, और ओनली सिचुएशन भी है, ऐसी बात नहीं है और कहीं जगह नहीं मिलेगा, ओनली सिचुएशन है वेयर सेट 5 जो है
या रिलेशन फाई से रिलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस इज ए रिलेशन। रिलेशन फाई इज ऑफ बोथ टाइप। कौन से बोथ टाइप? बोथ टाइप है बाबू, जहां पर ये रिफ्लेक्सिव भी है एज वेल एज इरिफ्लेक्सिव भी है। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ गई इस नोट में? ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। अगर बाई चांस आपके पास ए नॉन एम्प्टी हुआ तो अब बड़ी दिक्कत है। अब समझो जरा नॉट, ये रिमार्क होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं, सारे बच्चे समझना, कि अगर आपके पास कैपिटल ए इज नॉन एम्प्टी है एंड अगर आपका आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया होगा, तो बाबू एक बात बताओ ना, कि जब ए नॉन एम्प्टी रहा होगा तो दिखने वाला ए तो कम से कम एक उसके पास रहा होगा ना एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट है दिखने वाला, और वो कम से कम एक एलिमेंट जो तुम्हें दिख रहा होगा उससे बनने वाला जो मिनिमम एक पेयर ए कोमा ए है वो यहां गया होगा, और जब इसमें गया होगा तो वो नॉट रिफ्लेक्सिव रहा होगा, इरिफ्लेक्सिव। तब आपका आर जो है, तब ये कहते हैं कि आर इज नॉट इरिफ्लेक्सिव। इज दैट क्लियर? और अगर इसी तरीके से नेक्स्ट नोट में अगर आप ये कह दें कि अगर ए इज नॉन एम्प्टी है एंड आर इज इरिफ्लेक्सिव हो गया होगा, तो बताइए कब हुआ होगा इरिफ्लेक्सिव? जब कम से कम एक दिखने वाला ए उसके अंदर गया होगा, है ना। सॉरी, एक भी ए टाइप का उसके अंदर नहीं गया होगा, और जब एक भी ए नहीं है लेकिन सेट में ए है, तब आपका पक्का क्या रहा होगा? then R is not reflexive। इसलिए अब बात समझ में आई। कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर वो कॉम्प्लीमेंट्री की तरह भी काम कर सकते हैं। कैसे? अगर देखा जाए तो ए हमारा नॉन एम्प्टी अगर है और एक की प्रेजेंस है तो दूसरा हैज टू बी एब्सेंट। हाँ या ना? देख लो, ए नॉन एम्प्टी है और आर अगर रिफ्लेक्सिव है तो वो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर ए नॉन एम्प्टी है और आर रिफ्लेक्सिव है तो दूसरा नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर कोई सेट ए नॉन एम्प्टी है तब एक के होने से दूसरा नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर ए नॉन एम्प्टी है और किसी के बारे में कुछ नहीं पता है कि आर कैसा है, तब आर दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। उसका एग्जांपल अभी ऊपर दे दिया, बोलो हाँ या ना। एक सेट दिया ना नॉन एम्प्टी में ऊपर, जो ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही इरिफ्लेक्सिव, वो लिखा हुआ है, ये देखो। तो क्या समझाया कि अगर ए एम्प्टी होता तब उस सिचुएशन में फाई अकेला उसका एक रिलेशन बनता, क्योंकि एम्प्टी सेट के पास अकेला एक ही सबसेट होता है, वो खुद फाई। तब अगर ए एम्प्टी है तब उसके पास अकेला एक ही रिलेशन होता है फाई, और उस सिचुएशन में वो रिफ्लेक्सिव भी होता है और इरिफ्लेक्सिव भी होता है। दूसरा, अगर ए नॉन एम्प्टी हुआ, उस वक्त मुझे कोई रिलेशन आर दिया गया सेट ए पर, तो मुझे अगर ये नहीं दिया गया कि ये रिफ्लेक्सिव है या इरिफ्लेक्सिव है, कुछ नहीं है, तब वो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट इरिफ्लेक्सिव दोनों हो सकता है। बट अगर ए नॉन एम्प्टी सिचुएशन में किसी रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव देके भेजोगे तो दूसरे के लिए मैं ना बोलूंगा। अगर एक को रिफ्लेक्सिव देके भेजोगे तो दूसरे को नॉट रिफ्लेक्सिव देके भेजेंगे। क्या ये बात कंप्लीट समझ में आ गई? थर्ड रिलेशन का नाम है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। लिखे जरा, थर्ड रिलेशन आपका है वो है सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्री आप जानते हैं, अगर ए बी है तो बी ए भी उसके अंदर होना चाहिए, है ना। तो लिखिए, अ रिलेशन कैपिटल आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अ रिलेशन कैपिटल आर जो लिख रहे थे ना, आर रिलेशन वाला आर, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ whenever a comma b belongs to r implies करे कि उसका b comma a भी उसी के अंदर बिलोंग कर रहा है। सिमेट्रिसिटी चाहिए उसे बस। अगर 1,2 पेयर उस सेट के अंदर है, किसके अंदर? r के अंदर। r क्या होता है? रिलेशन होता है जो a क्रॉस a का सबसेट होता है, भूलना नहीं। अब तो वो अगर r क्रॉस r का सबसेट है
तो सॉरी A क्रॉस A का सबसेट है, इसका मतलब A क्रॉस A में क्या रखे होंगे, कुछ पेयर रखे होंगे 1 2 2 1 2 3 ऐसे करके। तो अगर मैं R इस A क्रॉस A का सबसेट बना रहा हूं और अगर ये रिफ्लेक्सिव होना चाहता है तो अगर आपने यहां से 1 2 उठा लिया तो यहां से 2 1 भी उठा के इसमें रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? और अगर आपने यहां से 1 2 उठा लिया और उसका 2 1 नहीं उठाया तो फिर ये कभी भी सिमेट्रिक नहीं बनेगा। एक बार में समझ लो, क्लियर कट। समझ में आ गया कि नहीं? अगर मान लो डिवीजन वाला खेल था, अगर A रिलेटेड टू B वाला हम रिलेशन बनाते तो उसमें वो पेयर जाते जिसमें A B को डिवाइड कर रहा था। तो अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2,4 नाम का पेयर जाएगा उस रिलेशन में, हाँ या ना? लेकिन आपका 4 डजंट डिवाइड 2 है, इसका मतलब 4,2 तो R में नहीं जाएगा। इसका मतलब पीछे जो कराया है मैंने अभी तुम्हें रिलेशन डिवाइड वाला, जो रिफ्लेक्सिव प्रूफ हुआ था, नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूफ हुआ था, वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, हाँ या ना? और लाइन वाले में क्लियर जाएगा, पैरेलल लाइंस वाला याद करिए। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल है, तो L1 L2 गया तो L2 L1 भी जाएगा, परपेंडिकुलर वाला भी काम करेगा। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो वो जो पीछे लिखा है तो उसमें सिमेट्रिसिटी देख रहे होंगे आप आसानी से। तो साफ कह रहा है कि अगर कोई रिलेशन है R, इसका मतलब वो R A क्रॉस A का सबसेट है। तो सबसेट बनाने के लिए क्या किया होगा, A क्रॉस A से कुछ पेयर को उठा के लाए होगे ना इस रिलेशन R में। तो आपने अगर A, B यहां से पिकअप किया है तो व्हेनेवर A, B R में गया तो BA भी R में रहना चाहिए। एक बार में समझ आ गया? तो क्या मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स पे चला जाऊं? ठीक है। इसमें क्या है, वो ये नहीं कहता कि कितने A B लाने हैं नहीं लाने, वो कुछ नहीं कहता आपसे, वो सिर्फ ये कहता है कि तुम अगर 1 2 उठाओगे तो 2 1 उठा लीजिए, बस इतनी सी उसकी सिंपल एक डिमांड है। और अगर वो फुलफिल नहीं हुई, अब एक बात देखो, अब अगर कोई मान लीजिए 1,1 टाइप का चला गया तो इसमें 1,1 ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो वो तो एक ही है। तो ये टाइप के एलिमेंट उसमें बिलोंग करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कोई दूसरा वाला तो चाहिए नहीं कि 1 2 में तो 2 1 हो भी जाता है, लेकिन 1,1 तो 1,1 एक ही बात है, तो इसके लिए दूसरा पेयर नहीं चाहिए है। लेकिन अगर एक ये A है और दूसरा B डिफरेंट है तो B ये चाहिए होगा उसे, हाँ या ना? तो अब हम अगर एग्जाम्पल में पढ़ें तो वही वाला सेट पढ़ लेते हैं। कैपिटल A इज इक्वल टू क्या, कैपिटल L, और L इज लाइन इन अ प्लेन, लाइन इन अ प्लेन R स्क्वायर में ले लेते हैं। आप R3 में भी लाइन बना सकते हो, लाइन तो हर 1 डायमेंशन से आगे कहीं भी बना सकते हैं लाइंस को, है ना? तो अब अगर समझ पाए यहां से, तो रिलेशन R1 बनाया R1 इज इक्वल टू क्या है, R1 ऐसे डिफाइन किया कि L1 रिलेटेड टू L2 with relation R1 if and only if L1 is parallel to L2 हो गया। दूसरा R2 रिलेशन मैं आपको दे रहा हूं, तो L1 लाइन जो है वो रिलेट कर रही है R2 रिलेशन विद L2 लाइन से if and only if L1 is perpendicular to L2। अब आपको सिंबल के साथ लिख दे रहे हैं क्योंकि आप सीख रहे हैं मैथमेटिक्स। तीसरा अगर हम R3 बना लेते और R3 में लिखते कि L1 रिलेटेड टू L2 है, क्या कहा, L1 रिलेटेड टू L2, और कोई आप देख सकते हैं कि और कोई आप अगर, है ना, इफ एंड ओनली इफ तब होंगी बोथ, या एक काम कर सकते हैं L1 L2 का और कुछ बना सकते हैं, हाँ ऐसे बना सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ L2 इज इक्वल टू L1 प्लस 1। ये जैसे अभी तुरंत बनाया है, हमें नहीं पता ये किसी एग्जाम में आया कि नहीं आया, किसी बुक में लिखा है कि नहीं, तुरंत मतलब L2 जो लाइन है वो L1 लाइन से 1 डिस्टेंस और ऊपर नीचे शिफ्ट हो जा रही होगी, ये मतलब है उनका, तो रिलेट होगी वो। तो अभी इसको डिफाइन करते हैं कि ये सिमेट्रिसिटी में आएगी कि नहीं आएगी। आप देख रहे होंगे अगर L2 L1 में +1 करके मिलती है, तो अगर मैं इसे रोटेट कराना चाहूंगा, ये देखो L2 बाद में लिखा है, तो L2 जो है वो इसमें 1 ऐड करने से मिलती है। अगर L2 L1 से रिलेट होना चाहता है तो L1 को L2 में 1 ऐड करने से मिलेगा। क्या ये सेटिस्फाई करेगा रवि भाई? L1 में 1 ऐड करने से L2 मिलता है, ना कि L2 में 1 ऐड करने से L1। तो ये रिवर्सल ऑर्डर फेल कर जाएगा, हाँ या ना? सारे बच्चे समझ रहे ना इस बात को? तो वो माइनस करने भी मिलेगा। तो यहां पर अगर हम कहें इस बात को, तो यहां पर क्या है
कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, वेन एवर L1, L2 बिलोंग्स टू R1 में जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज L1 इज पैरेलल टू L2 बोला जाएगा. सो L2 इज पैरेलल टू L1 आ जाएगा. इसलिए हेंस अगर L2 L1 के भी पैरेलल हो गया तो L2, L1 बिलोंग्स टू R1 चला जाएगा. तो ये आपका रिफ्लेक्सिव बन गया. बोलो हाँ या ना. लॉजिक लिख लीजिए. तो पहला जो R1 लिखा है उसके नीचे ये डाल दीजिएगा, फिर दूसरा जाएगा आपके पास ये. तो आप समझ सकते हैं हर लाइन है ना परपेंडिकुलर होती है. तो इसका मतलब होता है कि अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R1 है, R2 है, तो इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. इसका मतलब L2 भी तो L1 पर परपेंडिकुलर है. इसका मतलब L2 और L1 भी तो हमारे R2 में बिलोंग करेगी. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, बट दिस इज नॉट, है ना. L1 इज नॉट इक्वल टू L2 प्लस 1. सो दिस इंप्लाइज L2, L1 is not the member of R3. So this R3 is not symmetric. क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ गई बाबू? क्या दूसरों को भी समझा सकते हैं ना? Yes, sir. चलिए, एक पहले क्वेश्चन में हमने आपको 3 रिलेशन के बारे में पढ़ाया है ना. दूसरा क्वेश्चन जैसे डिविजिबिलिटी वाला भी बोल रहे थे वो ले लो. तो रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स याद है, दैट इज A, B नेचुरल नंबर से हैं एंड A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A डिवाइड्स B. अगर देखा जाए तो यहां पर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा. हाँ या ना. सिमेट्रिक रिलेशन एज एग्जांपल दे दो कि 2 4 को तो डिवाइड करता है बट 4 2 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए R में नहीं जाएगा. तो ये डिविजिबिलिटी का जो रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा, है ना. अच्छा एक बात और देखो, तीसरा, पहले ऊपर वाले लिख लीजिए फिर समझाते हैं. जैसे एक यहां देख लो, अच्छा पहले प्लीज, अगर A इज इक्वल टू, पहली बार लिख रहे हैं इसको, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जैसे सारे के सारे जो भी हमारे इस पृथ्वी पर या यूनिवर्स में जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग हैं उनका सेट लिया. तो जब हम A क्रॉस A बनाएंगे तो क्या बनेगा दिया, A, B टाइप के पेयर जिसमें A पहला ह्यूमन बीइंग होगा, B दूसरा ह्यूमन बीइंग होगा. जैसे एक जगह मैं और दूसरी तरफ विक्की सर हो गए, तो ऐसा पेयर बनेगा, है ना. तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि पेयर जो बना है A B, उसमें दोनों ह्यूमन बीइंग है, तो हो सकता है दोनों आपस में फैमिली मेंबर हो सकता है दोनों आपस में भाई बहन हो सकता है मदर डॉटर हो सकता है फादर सन हो, ऐसा हो सकता है ना. तो हम एक काम करते हैं, हमने यहां से A रिलेटेड टू B उठाया जिसमें A और B दोनों ह्यूमन बीइंग होंगे जो A से आ रहे होंगे. A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A इज ब्रदर ऑफ B है, A इज ब्रदर ऑफ B है, यानी A इज ब्रदर ऑफ B है. तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि A इज ब्रदर है ऑफ B का. तो A तो मेल हो जाएगा लेकिन B आपका दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मेल और फीमेल. हाँ या ना. अब आप ये कह सकते हैं कि अगर A इज ब्रदर है किसका, ऑफ B का, इसका मतलब A इज मेल है एंड B जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. बोलो हाँ या ना. पता नहीं ना भाई, हो सकता है राम रानी का क्या हो, ब्रदर हो, लेकिन रानी राम का ब्रदर थोड़ी ना हो जाएगी. अगर राम श्याम का ब्रदर है तो श्याम राम का ब्रदर होगा, यहां तो चल जाएगा, लेकिन किसे पता बी क्या है. तो इन जनरली हम कुछ नहीं कह सकते. और अगर एंड इफ बी इज मेल हुआ
तो फिर तो उसका b कॉमा ए भी इस रिलेशन में आ जाएगा। और अगर कहीं बाबू b इज फीमेल हुआ तो क्या बिलोंग करेगा b कॉमा ए? तब b कॉमा ए इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। यार इसे तो मैथमेटिक्स से मत जोड़ो, इसे तो अपने आप इसे तो कोई बच्चा समझ सकता है, चाहे वो नेट जेम की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या समझ में आया? इसका मतलब दिस रिलेशन यानी कि A is related to B if and only if A is a brother of B का जो रिलेशन है that is not a symmetric in general perception। हाँ या ना? क्या हम इस कैपिटल A में कोई चेंजेस करके सेम रिलेशन को सिमेट्रिक बना सकते हैं? अभी तो नहीं है ये। आपने अभी यहां क्या पढ़ा? A is a brother of B है, तो B मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर B मेल हुआ तो ये बी ए बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ब्रदर ब्रदर है ना। तो हम अगर ए सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग की जगह सेट ऑफ मेल ह्यूमन बीइंग डाल देते तो शायद ये रिलेशन क्या बन जाता? हमारा सिमेट्रिक बन जाता। बोलो हाँ या ना। और हर कोई अपने आप का भी भाई बोला जा सकता है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव की तरह भी काम करेगा। चूंकि इसमें सारे ए टाइप के चले जाएंगे तो ये नॉट इरिफ्लेक्सिव हो जाएगा और उसके बाद ये सिमेट्रिक भी बन जाएगा। तब जब तीसरे एग्जांपल में लिखा हुआ कैपिटल ए सिर्फ सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ना कह के सेट ऑफ मेल ह्यूमन बीइंग कह दें या सेट ऑफ ऑल मेल्स इन यूनिवर्स लिख दें, उससे काम चल जाएगा। तो अब आप लिख लीजिए इन सबको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करेंगे, एक 4 बनाएंगे। यहां से देखते रहे ना, यहां सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ही रखिए। एक तो वो हमने बता दिया आपको, वो आप अपना लिख सकते हैं अलग से 4 नंबर पे, फिर इसे 5 नंबर कर सकते हैं कि मेल ह्यूमन बीइंग को कलेक्ट कर रहे हैं, फिर ये रिलेशन दे रहे हैं तो बन जा रहा है ना। तो वो साइड में आप कहीं लिख सकते हैं। और अगर इसमें चेंज नहीं करना चाहते तो आप एक काम करिए, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए हैज ब्लड रिलेशन विद बी। यानी ए और बी आपस में तभी रिलेट होंगे, यानी ए बी का पेयर तभी बनेगा जब दोनों कंपोनेंट आपस में ब्लड रिलेटेड होंगे, ब्लड रिलेशन होगा दोनों में। अब तो हो गया ना। अगर ये ब्लड रिलेशन रखेगा यानी कि तब क्या बन जाएगा? देन आर इज सिमेट्रिक बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब इसे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर ए का बी के साथ ब्लड रिलेशन है तो बी का भी तो ए के साथ होगा, तभी तो होता है। कोई वन साइडेड ब्लड रिलेशन तो होता नहीं है। तब ये जाके आपका क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक बन जाएगा। तो उसके बाद आता है असिमेट्रिक, उसके बाद आता है एंटी सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। 3 और बचे हुए हैं। अब चूंकि हम लोगों ने लैंग्वेज सेट कर ली है इसकी कि आर क्या है, रिलेशन आर बोल दें तो क्या मतलब है, या आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए बोल दें तो क्या मतलब है, रिलेशन ऑन अ सेट ए है इसका क्या मतलब है, ये सारी लैंग्वेज कल से और आज तक मैंने सेट कर ली है दिमाग में। तो अब थोड़ा स्पीड अप हो सकते हैं, है ना। तो असिमेट्रिक क्या होगा? ए कोमा बी अगर है तो बी ए नहीं होना चाहिए, इसका अपोजिट कर लो, है ना। तो अब नेक्स्ट होगा यहां पर असिमेट्रिक। asymmetric relation, a relation R on set capital A is said to be asymmetric, is said to be asymmetric if A comma B belongs to R, if A comma B belongs to R but B comma A doesn't belongs to R, B comma A doesn't belongs to R, ये उसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्लियर है? डज नॉट बिलोंग्स टू दिस आर। अब क्लियर है, यहां से आप समझ सकते हैं, है ना। अब एक बात सोचो, थोड़ी देर को नोट करो, ऑब्जर्व करना सीखो। तो पहले तो एग्जांपल दे लें फॉर एग्जांपल के लिए, फिर ऑब्जर्व कर लेना। फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो एक काम कर सकते हैं यहां से कि यहां से कि अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू ABC लेके आया हूं यहां से, तो मैं एक R1 बनाया, मैंने इसमें डाल दिया लाइक AB डाल दिया और AC डाल दिया, है ना, ये दोनों डाल दिया। तो इसमें AB तो है लेकिन BA नहीं है, चल गया काम। AC है लेकिन CA नहीं है, तो ये आपका बन जाएगा असिमेट्रिक रिलेशन। अब पूरा नहीं लिखेंगे, है ना, असिमेट्रिक रिलेशन ये हो गया। गेट द पॉइंट। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, एग्जांपल बड़ा आसानी से लिख दिया,
अब अगर आप R2 लिखते, सिर्फ आप मान लीजिए BC लिख देते पेयर, तो BC है, CB नहीं है, बाकी हो या ना हो, इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो असिमेट्रिक रिलेशन हो गया, हाँ या ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं R3 बनाता और उसमें डाल देता A, A, B, A, C, अब हम बताइए क्या ये रिलेशन आपका असिमेट्रिक है? और याद रखिए जब मैंने सिमेट्रिसिटी में आपको पढ़ाया था तो ये कहा था कि अगर AA बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन में तो उसका अपोजिट भी तो AA ही है, तो उसका AB भी एक ही होता है। तो अगर यहां AA बिलोंग कर रहा है इसका मतलब इसका AB और BA दोनों यही है, और दोनों बिलोंग कर रहा है, AB भी बिलोंग कर रहा है और उसका BA भी बिलोंग कर रहा है। फील हो रहा है कुछ जो मैं समझाना चाहता हूं? इसका मतलब दिस इज नॉट असिमेट्रिक। निशा, इसका मतलब हुआ कि हम जो नॉट लिखवाना चाहते थे वो एग्जांपल में आपको समझा दिया कि अगर कभी भी नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल A पर आप कोई रिलेशन R बनाना चाहते हैं और उसमें एक भी पेयर अगर AA टाइप का चला गया फिर वो कभी क्या नहीं रहेगा, बाकी कुछ है, फिर वो कभी असिमेट्रिक नहीं रहेगा, है ना। इज नॉट असिमेट्रिक रिलेशन, गेट द पॉइंट। तो नॉट लिख सकते हैं, लिख दे नॉट इसके नीचे, इफ A, A belongs to relation R, belongs to relation R, then R can't be asymmetric. इसीलिए क्या, अगर मैंने AA टाइप का गया तो ये नहीं होगा, इसीलिए अगर मैं असिमेट्रिक बना रहा हूं तो वो सारा का सारा हमारा इरिफ्लेक्सिव में मूव कर जाएगा, गेटिंग। लेकिन वहां से यहां आने का तरीका नहीं है, इरिफ्लेक्सिव नीड नॉट असिमेट्रिक, है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आ सकते हैं, ठीक है ना बाबू। अभी उसको लिखा देते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और अच्छा ऑब्जर्व किया आपने कि इसमें AA टाइप का अगर गया नहीं वैसे ही दिक्कत है, तो हम जाने ही नहीं देंगे AA टाइप का, बाकी कुछ भी आता रहे। और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, AA टाइप का मत ले जाओ, बाकी जो ले जाना हो ले जाओ। तो जब इसमें AA टाइप का नहीं गया तो ये क्या है, इसमें कोई AA टाइप का नहीं है, तो एज वेल एज आपका इरिफ्लेक्सिव भी तो है, ये लिख सकते हो साथ में, एज वेल एज साथ में डाल सकते हो, इरिफ्लेक्सिव भी है ये, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सोचा, बात समझ रहे हैं। लेकिन इसमें AA गया एज वेल एज नॉट इरिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें AA टाइप का भी चला गया। तो फिलहाल ये समझो कि अगर कोई AA टाइप का बिलोंग कर गया रिलेशन R में तो वो रिलेशन कभी असिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। एज वेल एज आप जानते हैं, पीछे लिखा चुका हूं, नॉट इरिफ्लेक्सिव होगा। तो नेक्स्ट रिमार्क अगर हम नॉट पढ़ें या रिजल्ट पढ़ें तो वो रिजल्ट फॉर्म में डाल दीजिए, है ना, लिखते रहिए साथ साथ। कौन सा रिजल्ट, एवरी कौन सा असिमेट्रिक रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल A पर अगर बना है तो एवरी असिमेट्रिक रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट A इज ऑलवेज क्या होगा बाबू, इज ऑलवेज इरिफ्लेक्सिव होगा। बट irreflexive need not asymmetric relation। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखना हो तो फॉर एग्जाम्पल के लिए R इज इक्वल टू दे सकते हैं, यहां पर आपके साथ 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है। बताओ बाबू ये क्या है रिलेशन, इसमें 1 2 है, 2 1 दे दिया है ना, इसमें कोई भी AA टाइप का नहीं है, इसलिए ये आपका इरिफ्लेक्सिव तो है, लिख देना दिस R इज इरिफ्लेक्सिव तो है, बट ये आपका क्या नहीं है, असिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि अगर A भी आए तो BA नहीं होना चाहिए था। क्लियर हो गया सबको यहां तक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या डालेंगे, एंटी सिमेट्रिक, ये अलग तरीके से काम करता है। इसका कहना है कि अगर आप
किसी रिलेशन में, रिलेशन का मतलब ए क्रॉस ए के सबसेट में जाएं तो ए क्रॉस के उस सबसेट आर में तुम्हें क्या दिखेगा, ए क्रॉस ए के उस सबसेट आर में तुम्हें क्या दिखेंगे, पेयर दिखेंगे ना। जो ए क्रॉस ए से, ए क्रॉस ए वाले सेट में से जो पेयर रखे थे वहां से कुछ पेयर उठा के ही तो इस आर के अंदर डाले गए, हाँ या ना। तो जब भी मैं आपसे पूछूं कि आर जो ए क्रॉस ए का सबसेट है उस आर में आपको क्या दिखेंगे, तो सर पेयर दिखेंगे। जब मैं उस आर क्रॉस जब मैं उस आर के अंदर गया तो यहाँ पे कुछ पेयर्स रखे थे, ये एक पेयर है दूसरा तीसरा, और हम जब गए उसके अंदर तो उसमें देखा कि मैंने इसमें ए बी भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बी ए भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर कभी भी दोनों पेयर बिलोंग कर रहे हैं जो सिमेट्रिसिटी के लिए चाहिए होते थे, तो अगर ए बी और बी ए इसमें बिलोंग कर रहे हो, अगर दोनों कर रहे हो, तो मान लो ए बी कर रहा है और बी ए नहीं कर रहा तो बात नहीं करेंगे। अगर इसमें ए बी और बी ए दोनों बिलोंग करें तो फिर ए और बी को बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो रिलेशन कहलाएगा एंटीसिमेट्रिक। क्या पहली बार में समझ में आया सबको? हाँ, मतलब ए बी है बी ए नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा, वहां चेकिंग नहीं करना, वो बाय डिफॉल्ट आपका एंटीसिमेट्रिक में काउंट होगा। बी ए है ए बी नहीं है, काउंट होगा, कोई चेक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर ए बी और बी ए दोनों हैं तो ए और बी हैज टू बी इक्वल, दिस इज द कंडीशन ओनली। तो आप समझ सकते हैं ए बी और बी ए दोनों को छोड़ दो, चूजी मत करो, या ए बी ले लो बी ए को छोड़ दो, बी ए ले लो ए बी को छोड़ दो। लेकिन अगर ले लिया तो फिर बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है उनकी। तो आप लिख सकते हैं अ रिलेशन आर ऑन सेट कैपिटल ए, लिखिए जरा, a relation R on set capital A is said to be antisymmetric relation, is said to be antisymmetric relation if AB and BA belongs to R, if AB and BA belongs to R, relation R, then A must be equal to B, then A is equal to क्या चाहिए उनको, B के बराबर चाहिए, then A is equal to B। अब देखो तसल्ली समझना यहाँ पे कैसे होगा। ये तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि जैसे मैंने ह्यूमन बीइंग वाला बनाया था पहला, A is equal to set of human being, साथ साथ लिखिए हम समझा देंगे। ह्यूमन बीइंग वाला है, इसमें हमने R लिया, जैसे R1 is equal to, तो हमने R1 जो डिफाइन किया वो ऐसे किया कि A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A इज ब्रदर ऑफ B लिया था, अभी किया था A इज ब्रदर ऑफ B। हाँ, तो अगर A इज ब्रदर ऑफ B लिया है तो आप जानते हैं कि A B और B A समटाइम्स बिलोंग्स टू दिस, बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए देन दिस R, इसको एक्सप्लेन करेंगे, then this R1 is not antisymmetric। कैसे नहीं है एंटीसिमेट्रिक, सोचो जरा। सपोज A जो है आपका रमेश था, है ना, और कैपिटल B इज इक्वल टू सुरेश था, तो यहां से आप कह सकते हैं ना कि A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू A है ना, और यहां रमेश जो है इज ब्रदर ऑफ सुरेश है। सारे बच्चे मिलके सोचो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ समझना आने वाली बात है, ये तो नॉर्मल बात है जो हम रोज बात करते हैं। रमेश और सुरेश एक दूसरे के भाई हैं, तो इसका मतलब है कि, और रिलेशन क्या है, ब्रदरहुड का रिलेशन है। तो जब ब्रदरहुड का रिलेशन है तो रमेश और सुरेश का पेयर भी बिलोंग करेगा। दैट इज अगर हम कहें तो रमेश है ना और कॉमा सुरेश, ये पेयर दोनों एग्जिस्ट करेंगे और R1 में जाएंगे क्योंकि ये दोनों ब्रदर हैं। एंड सुरेश भी तो रमेश का भाई है, तो ये सुरेश रमेश, रमेश सुरेश बोथ बिलोंग्स टू R1 है कि नहीं है? बट अगर देखा जाए तो रमेश और सुरेश एक थोड़ी ना है, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ AB और BA तो जा रहे हैं इस R1 के अंदर, लेकिन A और B बराबर नहीं है। जब नहीं होंगे तो क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि दिस इज नॉट एंटीसिमेट्रिक।
तो हमने लिख दिया दिस इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। दूसरा, अगर a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, बात समझ रहे हैं, और इस सिचुएशन में क्या कहा मैंने कि a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a डिवाइड्स b। अब सोचो जरा क्या हुआ होगा यहां पर। मान लेते हैं कि लेट a कॉमा b एंड b कॉमा a दोनों बिलोंग कर गए इस रिलेशन में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर a b रिलेट किया होगा तो इसका मतलब a डिवाइड्स b हुआ होगा, और b अगर हुआ होगा तो b डिवाइड्स a हुआ होगा। a b को डिवाइड कर रहा है, b a को डिवाइड कर रहा है, तो मैथमेटिकली इसे क्या कहा जाएगा, a और b बराबर ही होंगे। हाँ है ना। सो देन दिस इंप्लाइज a मस्ट बी इक्वल टू b, हेंस आप लिख सकते हैं यहां काम कर गया, सो दिस r इज एंटीसिमेट्रिक। सबको बराबर समझ में आया होगा जो भी लिखा है ना। अब लास्ट एक बचा हुआ है, लास्ट बचा हुआ है ट्रांजिटिव, उसको करते हैं। अब लास्ट होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, साफ कहता है कि अगर a और b बिलोंग कर गया r में, और आपने b के साथ उठा के जो यहां से एंड हुआ है और वो वहां से शुरू होके किसी पर चला गया, अगर ये दोनों r में जाते हैं तो देन वहां a और c भी r में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर 1 2 बिलोंग्स टू r है रिलेशन में एंड 2 के साथ 5 भी r में है, तो वो ये कह रहा है कि 1 के साथ 5 वाला भी r में होना चाहिए। अगर नहीं मिला, मान लो अगर आपका 1 2 मिल गया, 1 2 मिला और 1 के साथ 2 मिला और 2 5 नहीं है, तो कोई चेक ही नहीं करना उसे। बोलो हाँ है ना, तो पढ़ा रहने दो उसे। क्लियर हो रहा है ना कुछ। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो छोड़ो अभी पीछे, जैसे हम आर्क को लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने 1 2 लिखा, जैसे मैंने लाइक 2 और 3 लिखा, ये सबसेट है a क्रॉस a का, वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं तो 1 2 3 है। बाबू अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें एंटीसिमेट्रिसिटी चेक करिए, तो क्या करेंगे आप बताइए बाबू। एंटीसिमेट्रिसिटी बात कर रहा हूं, तो आप एंटीसिमेट्रिसिटी में क्या देखने गए थे कि ए बी और बी ए है कि नहीं है उसके पास कहीं, तो ए बी देखा बट इसका बी ए नहीं है, छोड़ दो उसको। इसका ए बी देखा 2 3 है, इसका 3 2 नहीं है यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी और बी ए होंगे तो ए और बी को बराबर चाहिए उनको। बोलो हाँ है ना, बट यहां है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि दिस कैपिटल आर इज व्हाट। पहले एग्जांपल में क्या लिखेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलो हाँ या ना, कोई भी ए टाइप का नहीं है। दूसरा जो अब तक पढ़ चुके हैं क्या नहीं है, आपका इरिफ्लेक्सिव है ये, क्योंकि इसमें कोई भी ए टाइप का नहीं है। थर्ड अगर मैं बात करूं सिमेट्रिसिटी की, तो 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। हाँ या ना। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे इसके पास 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, जिससे इक्वलनेस का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ूं तो इसे सीधा असिमेट्रिक लिख सकते हो। आपको बेहतर समझाने के लिए एग्जांपल उठा लेते हैं, फिर ट्रांजिटिव पढ़ लेंगे। फिर अगर फिफ्थ नंबर पे जाएं तो इसमें पढ़ेंगे एंटीसिमेट्रिक, सॉरी असिमेट्रिक क्या था, हाँ अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, तो असिमेट्रिक है। यहां पर ए बी है, बी ए नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, असिमेट्रिक समझ में आया। एंटीसिमेट्रिक ये कहता है कि ए बी और बी ए दोनों अगर हैं तो ए और बी बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहां पर ये एंटीसिमेट्रिक की तरह भी काम करेगा। और 6 नंबर पर अगर देखा जाए तो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव ये कहता है कि 1 2 और 2 3 अगर होता या 2 के साथ कुछ और होता तो 1 के साथ वो वाला रिलेट होना चाहिए था। जैसे 1 2 है और 2 के साथ कुछ भी लिखा होता तो फिर पहला और ये आखिरी वाला भी होना चाहिए था, लेकिन यहां ऐसा कुछ है। अब है देखो, सॉरी यहां पर है 1 और 2 है और 2 के साथ 3 है, तो यहां 1 और 3 को भी होना चाहिए था, तो हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या लिखने से पहले ट्रांजिटिव समझ आ गया सबको? प्लीज नोट इट डाउन, लिख लेते हैं इसको, फिर बाद में इसको सबको लिख लेना, हम तब बता देंगे, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेना कि ये है। तो लिखिए जरा, देन आर सेटिस्फाई या देन आर इज, यहां पे लिखिए जरा
कि a relation capital R on a set capital A relation R on set capital A is what? Is said to be transitive relation if A comma B and B comma C, if A comma B and B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R. क्लियर है ना? इसके बारे में बात करनी थी। तो अगर मैं सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग वाला रिलेशन ले लेता हूं ना, तो वहां से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। जैसे A इज इक्वल टू सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग लिया, साथ साथ लिख लीजिएगा मेरे, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग लिया और हमने R को डिफाइन किया, R इज ब्लड रिलेशन है। क्लियर है? ब्लड रिलेशन का मतलब A और B आपस में ब्लड रिलेटेड हैं। अब आप सोचिए जरा, है ना, वो कहता है ना कि FDM रिलेशन है, ये इसी के लिए पढ़ा जाता है, या DFM रिलेशन है या MDF रिलेशन है, जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ लेते हैं। तो ब्लड रिलेशन है, इसको समझो जरा। इसे मैंने क्या क्या प्रूफ करा था? हर कोई खुद से ब्लड रिलेटेड होता है, सो दिस R इज रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं होता है बाबू? और जब रिफ्लेक्सिव नॉन इम्पीडिंग होता है तो नॉट रिफ्लेक्सिव लिखा जा सकता है, हाँ या ना? तीसरी बात थी सिमेट्रिसिटी की, अगर A B से ब्लड रिलेटेड है तो B A से होता है, तो सिमेट्रिक भी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एंटी सिमेट्रिक, क्या पढ़ा था कि A B है तो B A नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से ब्लड रिलेटेड होते हैं, तो ये नॉट असिमेट्रिक, हाँ या ना? असिमेट्रिक। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एंटी सिमेट्रिक में ये था कि अगर ए बी और बी ए बराबर हैं, ए बी और बी ए दोनों बिलोंग कर रहे हैं और यहां दोनों कर रहे हैं, लेकिन ए और बी आपस में बराबर थोड़ी ना होंगे भाई। ब्रदर और सिस्टर आपस में ब्लड रिलेटेड होते हैं, तो वो दोनों ब्रदर सिस्टर, सिस्टर ब्रदर बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये इक्वल थोड़ी ना होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि नॉट एंटी सिमेट्रिक, हाँ या ना? एंटी सिमेट्रिक। नाउ अगर हम बात करें तो आप एक बात देखो कि एंटी सिमेट्रिक की बात करें अगर, तो यहां फादर है और यहां पर डॉटर है, जैसे तो फादर और डॉटर ब्लड रिलेटेड होते हैं, तो फादर डॉटर बिलोंग्स टू कहां बिलोंग करेंगे? इस आर में बिलोंग करेंगे। और डॉटर के साथ जहां पे ये खत्म होता है, डॉटर ए बी फिर बी से शुरू होता है, तो डॉटर और मदर आपस में क्या होते हैं? ब्लड रिलेटेड होते हैं, तो ये भी आर में जाएगा। बट आप देखा जाए तो यहां का ए ये हुआ, बी ये हुआ, बी ये हुआ, सी ये हुआ, बट अगर देखा जाए तो फादर जो है मदर के साथ ब्लड रिलेटेड थोड़ी ना होते हैं, वो कहीं और से आते हैं, वो बेचारे कहीं और से आते हैं, तो दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ आर, हाँ या ना? तो इतना क्लियर करके रखते हैं, तो हम ये लिख देते हैं कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, हाँ या ना? इसको लिखिए, बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर?